नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9136934065। इस नंबर पे आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें, अपना नाम, अपने शहर का नाम भेजें और साथ ही आप हमें सोशल मीडिया के जरिए भी अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारे साथ 3 मेहमान हैं जो आज आपके सवालों के जवाब देंगे। हमारे साथ हैं जाने माने कमोडिटी एक्सपर्ट, इकोनॉमिस्ट भी हैं और पॉलिसी कमेंटेटर भी हैं और साथ ही सीनियर जर्नलिस्ट जी चंद्रशेखर जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अखिलेश जैन है, टेक्निकल एक्सपर्ट है और फाउंडर है टेक्निकल आईक्यू के, और साथ ही पृथ्वी फिनमार्ट से हमारे साथ मनोज जैन है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। लेकिन चलिए, सबसे पहले हम एक अहम खबर की बात करेंगे, वो है रबी फसलों की रिपोर्ट को लेकर। जो रिसर्च रिपोर्ट लेकर आए हैं चंद्रशेखर सर हमारे लिए। सर, क्या है इस रिपोर्ट में, इस रिपोर्ट की क्या बारीकियां हैं और किन फसलों की क्या स्थिति है, सोइंग से लेकर और प्रोडक्शन को लेकर? तो मैं ज़्यादा भी नहीं पूछूंगा क्योंकि अभी अटकलबाजी ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए बताइए कि क्या कंडीशन, क्या स्थिति चल रही है ग्राउंड के, से आपके पास क्या जानकारी मिली है? करेक्ट। मैं काफ़ी बारीकी से देख रहा हूँ सभी आंकड़े। बुआई के जो आंकड़े आ रहे हैं, पहले हम लेते हैं गेहूँ। तो गेहूँ का या हम इस पे ये जो मौसम विभाग का जो फोटो है उसमें से ज़रूर हमें दिखाई दे रहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, गैंजेटिक वेस्ट बंगाल, गुजरात, सभी जगह में बिल्कुल बरसात नहीं है। सूखा का हालात तो नहीं है, मगर ज़रूर डेफिशिएंट मानसून, डेफिशिएंट विंटर रेन्स तो हमें ज़रूर दिखाई देता है। दिसंबर महीने में भी ये हालत था और जनवरी का 20 दिन अभी तो हो गए जनवरी में, यहाँ भी काफ़ी ज़मीन में बिल्कुल नमी नहीं है, तो डिफिशियंसी है। इसका असर हमें ज़रूर दिखाई देगा ऑन ईल्ड। तो इसका एक ज़रा सा चिंता है। और आगे जा कर के खास करके गेहूं के लिए क्या हीट वेव इस साल भी आएगा पता नहीं, मगर संकेत जो मिल रहा है हमें कि न्यूनतम जो टेम्परेचर है वो अच्छा है, मगर अधिकतम टेम्परेचर जो होता है दिन में होना चाहिए वो 21 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आगे जा कर के क्या ऐसे ही मौसम जारी रहेगा फरवरी में, अर्ली मार्च, पता नहीं हमें। बट मैं कहता हूं कि देयर इज अ लूमिंग वेदर रिस्क, जिसका हमें उसका एक बड़ा रिस्क है हमारे लिए। दूसरा, बुआई के ओर देखेंगे तो गेहूं का 320 लाख हेक्टर की बुआई हुई है एज ऑफ कभी 20 जनवरी। वैसे ये जो विंडो है, जो बुआई के जो टाइम है, वो तो लगभग 20 दिसंबर तक ही ख़त्म हो चुका था। उसके बाद भी ज़रा लेट सोन क्रॉप हो सकता है, मगर 320 लाख हेक्टर से ज़्यादा हमें उम्मीद नहीं करना चाहिए एकरेज का। वो पिछले साल का आंकड़ा है 340 लाख हेक्टर, यानी कि 20 लाख हेक्टर, 2 मिलियन हेक्टर इस साल गेहूं में कम बुआई हुई है और उसका असर हमें ज़रूर उत्पादन में दिखेगा। दूसरा है, मैं दलहन की ओर जाता हूं तो हमें खास दिखाई दे रहा है। पिछले साल 160 लाख हेक्टर में बुआई हुई थी रबी पल्सेस, जो है चना, मसूर वगैरह वगैरह, और इस साल वो घट करके लगभग 140 लाख हेक्टर है और इसका भी असर हमें दिखाई देगा। खास करके मैं चना के ओर आपका आप ध्यान दीजिए। पिछले साल चना का जो एकरेज एस्टिमेट था, जो दैट वाज अबाउट 95.9, और इस साल ज़रा अभी 98 हो चुका है। और देयरफॉर चना में भी ज़रा सा एक रिस्क है, जोखिम है, खतरा है। और मसूर का तो ठीक है, 17 से 18 लाख हेक्टर का। और मेज़, मकाई में मैं मानता हूँ ठीक चल रहा है, 23 लाख हेक्टर पिछला साल और एक साल पहले, और इस साल 22.9 लाख हेक्टर है। तो लगभग मकाई का एकरेज ठीक लगता है। मगर बिहार जो है, बिहार राज्य सबसे महत्वपूर्ण राज्य है
रबी मकाई के लिए वहाँ बिल्कुल बरसात नहीं है, ज़मीन में नमी नहीं है, क्या इसका असर दिखेगा हमें ईल्ड पर, उत्पादकता पर? उसका हमें इंतज़ार करना चाहिए। और आगे मैं तिलहन के ओर हम देखेंगे तो इस साल अब तक 97.6 मिलियन 97.6 लाख हेक्टर्स उसमें बुआई हुई है। पिछले साल 101 लाख हेक्टर में हुई थी, तो ज़रा सा कम है। और ख़ास करके हम रेपसीड मस्टर्ड के ओर देखेंगे तो पिछले साल से ज़रूर कम है। पिछला साल तो 100 लाख हेक्टर था, इस साल लगभग 94 लाख हेक्टर में ही बुआई हुआ है। तो एकरेज कम है, वेदर रिस्क है, नॉर्थ इंडिया में खास करके हीट वेव का एक खतरा है। तो ये सब देखते हुए ज़रा मैं मानता हूँ कोई बम्पर क्रॉप का तो गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। हमारा साधारण नॉर्मल क्रॉप भी होगा तो वी शुड बी वेरी हैप्पी। सरकार ने अच्छा एक एम्बिशियस उत्पादन का टारगेट, उत्पादन का लक्ष्य रखा है। मगर आज का जो अनुमान है तो मैं मानता हूँ कि जो हमारा लक्ष्य है एक्चुअल प्रोडक्शन लक्ष्य से काफ़ी कम होगा। गेहूँ हो या दाल दलहन हो या तिलहन हो, मैं मानता हूँ एज ऑफ टुडे मुझे ज़रा उत्पादन का जो लक्ष्य है उससे काफ़ी कम होने का संभावना है। Okay. और आगे हम जाकर के शायद 10-15 दिन बाद एक फोरकास्ट भी करेंगे, प्रोडक्शन फोरकास्ट, बट उसका ज़रा सा आई थिंक इट्स अ लिटिल टू अर्ली। ओके सर, गेहूं के जो नंबर दिख रहे हैं, जो अगर आप स्विंग के अगर एरिया देखिए तो 320 लाख हेक्टेयर है। पिछले साल 20 जनवरी तक ये नंबर सिर्फ 315 लाख हेक्टेयर के आसपास थे। हालांकि आपका कहना है कि जनवरी के 3rd वीक के बाद बहुत ही कम स्विंग होती है, तो इससे ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ेंगे। तो ओवरऑल जो पूरे आंकड़े आए थे पिछले साल भी, पिछले सीजन में भी लेट स्विंग हुई थी, 342 लाख तक के वो नंबर चले गए थे। क्या इस बार भी वो नंबर वहां तक जा सकते हैं? नहीं, 20 लाख हेक्टर अभी से बढ़ना मुझे मुश्किल लगता है। शायद 3-4-5 लाख हेक्टर तक इस लेवल से बढ़ सकता है। 320 शायद 325 हो सकता है, मगर 340 तक पहुंचना मुझे ज़रा काफ़ी मुश्किल लगता है। मगर हमारा देश में ऐसा है कि जो केंद्र सरकारें जो आंकड़े पेश करती है, ये आंकड़े स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार से दे फाइल द रिटर्न्स एवरी वीक और उसको सिर्फ केंद्र सरकार कंपाइल करती है। तो इसमें ज़रा सा विलंब हो सकता है। स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट फाइलिंग द वीकली रिपोर्ट इन टाइम, ये भी हो सकता है। मगर कोई बड़ा इस लेवल से 320 लाख हेक्टर से मैं कोई बड़ा वृद्धि नहीं देख रहा हूँ गेहूं का क्षेत्र में। जैसे कि मैंने बोला 5-6 लाख हेक्टर ज़रा सा बढ़ सकता है, मगर 340 लाख लगभग नामुमकिन है, ऐसा मेरा अनुमान है। ओके, चलिए, तो ये तो चिंता की बात हो गई है गेहूं को लेकर, उस पर हम बाद में उत्पादन अनुमान भी हम अगले महीने में आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन चना और मसूर, चने के हालांकि अब नंबर देखें तो पिछले साल की तुलना में 20 जनवरी तक के नंबर तो अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन ओवरऑल को लेकर अभी भी चिंता है। मसूर सर, ये नंबर्स कम दिख रहे हैं, ये क्या लोगों का रुझान कम, क्या भाव यहाँ पर कम मिला था इस वजह से है? हाँ, ये भी हो सकता है, मगर मसूर कोई बड़ा इतना मैं उसको कोई खास सिग्निफिकेंट पल्स क्रॉप नहीं मानता हूं मैं। इट इज इम्पॉर्टेंट, बट कोई वो तुअर जैसा या चना जैसा इतना बड़ा इसका कोई असर मार्केट में नहीं दिखाई देगा। और पिछले 4 साल में हम ये भी देखा है कि मसूर का इंपोर्ट तो लगभग OGL में है, ओपन जनरल लाइसेंस, तो माल आते ही रहता है। उसका ज़रूर बुआई पे हमें ज़रूर उसका असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले साल 20 लाख हेक्टर में बुआई हुई थी और इस साल वो अब तक 17 या 17.5 लाख हेक्टर में ही है। तो जो आयात में जो प्राइस इम्पैक्ट है, किसान को सही दाम नहीं मिला है, उसका असर हमें देखने को मिलता है, ऐसा मेरा अनुमान है। ओके, चंद्रशेखर सर, एक छोटा जवाब दे दीजिए सरसों पर, क्योंकि सरसों के नंबर काफी कम दिख रहे हैं और ये एक चिंता का भी विषय है। इसी पर हम आगे बात भी करेंगे, खाने के तेल को लेकर ही। इस पर आप बताइए, क्या लग रहा है आपको? वो बिल्कुल काफी चिंता का विषय है, इसमें कोई शक है ही नहीं। वैसे हमारा सरसों का उत्पादन हर साल बढ़ना चाहिए, मगर एक्चुअली घट रहा है।
एकरेज भी घट रहा है, उत्पादन भी घट रहा है, और सरकार के जो उत्पादन के आंकड़े हैं वे ड्यू रिस्पेक्ट मैं कहना चाहता हूं दे आर ओवर स्टेटेड। सोयाबीन का हो खरीफ सीजन में या सरसों का हो रबी सीजन में, ये जो आंकड़े हैं सरकार के ओवर स्टेटेड है। इसे इसको करेक्शन करना चाहिए। और आप खरीफ के फसल के जो आंकड़े आए उसमें आप सरकार के रिपोर्ट देखोगे तो उन्होंने कहा है कि दिस इज नॉट बेस्ड ऑन क्रॉप कटिंग सर्वे, वी विल डू क्रॉप कटिंग सर्वे एंड रिवाइज दीज नंबर्स। ये जो आंकड़े को ये पढ़ता नहीं है कोई, ये जो रिपोर्ट तो ये नंबर जो है सरकार के जरूर रिवाइज होंगे। जैसे पिछले साल चना का जो आंकड़ा था 136 लाख टन, और जो मैं माना ही नहीं बिल्कुल, अभी वो घट करके 122 लाख कर दिया था पिछले साल का। तो इस साल भी उसका एक क्या बताऊं, उसका टारगेट है, उत्पादन का लक्ष्य है 136.5 लाख टन का, मगर वो मैं मानता हूं कि लक्ष्य से काफी कम होगा उत्पादन। ओके, चलिए अब खाने के तेल की बात कर लेते हैं। हमारे साथ नीरव देसाई भी है जीजीएन रिसर्च से। नीरव जी, आपकी जो रिपोर्ट है वो जनवरी के महीने की है, हालांकि 10 दिन अभी भी बचे हुए हैं, लेकिन क्या लग रहा है आपके पास, क्या डिटेल्स है, जनवरी में कितना इंपोर्ट हो सकता है? तो देखिए, जनवरी में तेल का इंपोर्ट तो अबाउट 10.3 लाख टन का हो रहा है, जो कि दिसंबर में 11.86 लाख टन था। जनरल इंपोर्ट हमारा 11-12 लाख टन से लेके ऊपर में 16-17 लाख टन तक रहता है। तो इंपोर्ट का नंबर डेफिनेटली ऑन द कमी लोअर की एंड वजह है। से दिख रही है क्या नीरव जी? हाँ जी, ये जो कमी आई है इंपोर्ट में, क्या ये पाम के दाम जो बढ़ गए थे उस वजह से जो इंपोर्ट कम हुए हैं उसका असर है ये? यस, 100% उसी का असर है। और पाम हम 11 महीने के लो लेवल पे इंपोर्ट के आए हैं। 3,25,000 टन का ही पाम प्रोडक्ट का इंपोर्ट है। जनरली पाम हम 6 से 8 लाख टन इंपोर्ट करते हैं मंथली। कोई महीने में कम भी होता है तो 5 लाख। तो ये ड्रास्टिकली लोअर है पाम का इंपोर्ट। और इसका रीजन है कि पाम जो जनरली सोया तेल से कुछ हल्का फुल्का नीचे चलता है, या सोया सन से $100 $50 नीचे रहता है, वो उल्टा था कि इस बार पाम ऑयल $100 ऊपर था इंडोनेशिया की B40 पॉलिसी के कारण। पर B40 पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन उतना स्ट्रांग नहीं हो पा रहा है। उसी के कारण मैं बोल रहा हूं कि अब धीरे धीरे हम पाम को घटता हुआ देख रहे हैं। बट फिर भी उसका इम्पैक्ट ऑलरेडी आ चुका है। इंडिया ने काफी लोअर इंपोर्ट किया। सोया का इंपोर्ट एक अच्छा बरकरार है, 4,30,000 4,20,000 टन के आसपास। और सनफ्लावर भी वैसे ऊंचा है रिलेटिवली टू सोया, पर भी 2.25-3 लाख टन के आसपास सनफ्लावर का इंपोर्ट मंथ ऑन मंथ आ रहा है। आपको केवल सिर्फ पाम के ही इंपोर्ट में भारी गिरावट की संभावना यहां पर दिख रही है, और दिसंबर के नंबर में इस तरह के दिखे थे कि सोया तेल का इंपोर्ट काफी ज्यादा हुआ था और पाम से लोग यहां पे शिफ्ट हुए थे सॉफ्ट ऑयल की तरफ। अब बात कर लेते हैं फरवरी के इंपोर्ट को। फरवरी के इंपोर्ट को लेकर कई लोगों से बातचीत हो रही थी, कई सारे एक्सपर्ट से, वो कह रहे हैं कि फरवरी में वापस से पाम तेल का इंपोर्ट बढ़ेगा। आपकी रिपोर्ट क्या कह रही है? 100% ये बहुत लोअर लेवल है इंपोर्ट का। बट फिर भी फरवरी में इंपोर्ट अगर ये जैन में कम आया है तो बड़ा इंपोर्ट आना चाहिए था। उसके सामने फरवरी का इंपोर्ट आप समझिए कि 5 लाख टन के आसपास आ सकता है। तो ये गैप जो पाम की बनी है वो एकदम से फिल नहीं होगी, मे बी मार्च मंथ में जाके ये फिल होगी। दूसरे ऑयल्स की अगर हम बात करें तो सोया का इंपोर्ट फरवरी मार्च मंथ में थोड़ा सा कम रहेगा, सन भी कम ही रहेगा। तो ओवरऑल थोड़ा सा इंपोर्टेड ऑयल्स का स्टॉक मैं बोलूंगा अगले 2 महीने तक थोड़ा सा रिडक्शन ट्रेंड पे जाएगा। जहां डोमेस्टिक क्रॉप्स की बात करें तो सरसों के क्रॉप का हार्वेस्ट मार्च महीने से चालू होगा और उसका ऑयल सिस्टम में मे बी अप्रैल मंथ से आएगा। तो फेब मंथ में मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा एंड स्टॉक वाइज या स्टॉक वाइज हम थोड़े से एक लोअर एंड पे रहेंगे। आखिरी सवाल, छोटा जवाब दीजिएगा। पाम तेल के दाम हफ्ते भर में 4% से ज्यादा टूटे हैं। 1.25% की आज तेजी के बाद भी ये गिरावट दिख रही है। क्या लग रहा है खाने के तेल में आपको यहां से तेजी कहां मंदी दिख रही है? देखिए, पाम में एक्चुअली ऐसा है, इंडोनेशिया में 2 ब्रैकेट लोअर एक्सपोर्ट ड्यूटी होने वाली है। सो अबाउट $50 to $60 की इंडोनेशिया एक्सपोर्ट ड्यूटी रिडक्शन आएगी, जो ऑलरेडी मार्केट में इंडोनेशिया टेंडर्स में भी अब उन लोगों ने 2 दिन से इनकॉर्पोरेट करना चालू कर दिया है। इसीलिए जो स्पॉट का बहुत प्रीमियम था, आज पाम ऑयल $1,200 के आसपास स्पॉट में था, वो ऑलरेडी $1,130-40 नियर बाय शिपमेंट्स में था। बट इसमें कहीं ना कहीं अभी भी लगता है कि नियर बाय के पाम ऑयल में उसका प्रेशर रहेगा, क्योंकि पाम ने एक बड़ा मार्केट शेयर लूज किया है और उतना बड़ा उसका यूजेज बायोडीजल में हाल फिलहाल नहीं बढ़ा है। मे बी B40 का इंप्लीमेंटेशन जब लॉन्ग टर्म में होगा
तब वो आने वाले महीनों में उसका कंजम्पशन बढ़ेगा और शायद उसको फिर इतना एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुक्रिया नीरव जी, आपने वक्त निकाला और पूरे ही एडिबल वाली मार्केट पर अपनी राय रख दी। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपके सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान मनोज जी, अखिलेश जैन साहब और साथ ही चंद्रशेखर सर बने हुए हैं। जल्द लौटें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं कमोडिटी फटाफट। सबसे पहले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। अनिल है, चांदी में आज क्या करना चाहिए? मनोज जी, क्या करना चाहिए चांदी में अनिल जी को? विश्वमोहन जी नमस्कार। मेरा मानना है कि चांदी एक दायरे में बनी हुई है। जो रेंज है वो 91,100 से यहाँ पे 92,600 तक की रेंज इंट्राडे में दिखती है। तो अगर थोड़ा डीप आता है 91,500 के आसपास तो 91,000 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। लक्ष्य ऊपर में 92,300 400 तक के रखे जा सकते हैं। अगले दर्शक भी वी जैन हैं, इनका सवाल भी चांदी पर ही है। अखिलेश जी, आप बताइए कि चांदी में इनको क्या करना चाहिए वी जैन को? देखिए, दोनों ही प्रीशियस कहीं ना कहीं एक क्लू ढूंढने में लगे हुए हैं। और यहाँ पर जो एक रीजन था, जैसे कल हमने कॉमेक्स लेवल्स पे दोनों को एक सिग्निफिकेंट चार्ट चलते देखा, बट डोमेस्टिक मार्केट्स में यहाँ पे एक डीप करेक्शन आया। तो कहीं ना कहीं रुपीस को लेकर मेरा कंसर्न है और मुझे लगता है कि यहाँ पर एप्रिसिएशन का गुंजाइश है। तो मुझे लगता है कि ट्रेडर को उछाले पे अभी शेल करके ही काम करना चाहिए डोमेस्टिक मार्केट में। करंट मार्केट में अप टू 92,600 तक भी भाव मिलते हैं, तो वहां पर शॉर्ट करें। 93,200 का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें। ग्रेजुअली लगता है मुझे 90,000 के नीचे भाव आने चाहिए और मुझे लगता है कि रुपीस के अंदर यहाँ पर 1% का एप्रिसिएशन जल्द ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर खासा एक दबाव देखने को मिल सकता है डोमेस्टिक मार्केट्स का। जी, अगले दर्शक है खाजा हैं हैदराबाद से। नेचुरल गैस पर राय इनको चाहिए, क्या करना चाहिए मनोज जी? एनजी पर ट्रेड के लिए राय चाह रहे हैं। नेचुरल गैस में भी एक दायरा समझ में आता है और यहाँ पे जो रेंज है 322 से 340 की है। वर्तमान लेवल पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। अगर यहाँ पे डीप आता है 328-30 के रेंज में तो वहां खरीद सकते हैं 322 के नीचे के स्टॉप लॉस से। ऊपर में 340 तक के रखे जा सकते हैं। एक दायरे का ट्रेड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगले दर्शक है हमारे साथ विष्णु कुमार गुप्ता हैं, सोने चांदी पर राय चाहिए। चंद्रशेखर सर, क्या करना चाहिए सोने चांदी में? क्या लग रहा है यहाँ से आपको? हाँ, मैं कोई शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी तो नहीं दूंगा, मगर मेरा अनुमान है सोने में, मैं पहले आपका शो में बताया था बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में, जैसे ही ट्रंप का प्रेसिडेंसी शुरू होता है वो ज़रूर दो युद्ध चल रहे हैं वो रोकने का प्रयास करेगा और रोक भी लेगा। उसके वजह से सोना टूटने का संभावना है। $200 तक टूटने का संभावना मैं देखता हूँ, $250 तक भी। और डॉलर मजबूत रहेगा, बॉन्ड यील्ड्स काफ़ी अट्रैक्टिव आकर्षक रहेगा। तो और फिजिकल डिमांड काफ़ी कमज़ोर है, सिर्फ सेंट्रल बैंक बाइंग जारी है। तो मैं मानता हूँ, मैं काफ़ी बुलिश नहीं हूँ, गोल्ड में बैरिश हूँ। $200 तक कम होने का संभावना है, मगर इट विल टेक 2-3 महीना तो लग जाएगा इस लेवल आने के लिए। और चांदी में आप बोलोगे तो मैं बुलिश हूँ, और मगर ये साफ करना चाहता हूँ कि आई हैव नो ट्रेडिंग इंटरेस्ट, मेरा कोई ट्रेडिंग पोजीशन नहीं है चांदी में। मैं दायरा देख रहा हूँ 29.5 to $31.5 फर्स्ट हाफ, 2025 का फर्स्ट हाफ। सेकेंड हाफ में और भी बढ़ करके दिस विल बी $32 to $33 एन आउंस, क्योंकि बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल डिमांड चांदी का निकल रहा है। और चांदी का जितना कंजम्पशन है विश्व भर, उसमें 60% तक इंडस्ट्रियल डिमांड है। तो और वो मार्केट, चांदी का मार्केट डेफिसिट में है, तो इसके वजह से काफ़ी उसमें फ़ायदा मिलेगा निवेश करने से। ओके सर, एक दर्शक है, उनका सवाल मैं आपसे लेना चाह रहा हूँ चंद्रशेखर सर। वन लाइनर जवाब दे दीजिए कि रमेश है कर्नाटक से, कि सोना किस भाव पर खरीदे, ये पूछ रहे हैं। बहुत मुश्किल है, सोना का मार्केट इतना वोलेटाइल है। जैसे कि मैंने बताया, मैं ज़रा सा बैरिश हूँ, मगर उसमें हम टाइमिंग नहीं कर पाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि शॉर्ट टर्म फोरकास्ट मुझे नहीं देना चाहिए। ओके, अल्पेश सोनी है राजकोट से, क्रूड पर जाना चाह रहे कि क्या करना चाहिए? क्रूड पर क्या रहा है, छोटा जवाब दीजिएगा चंद्रशेखर सर। हाँ, मैं क्रूड पर काफ़ी बैरिश हूँ। जैसे कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी बताया है, अमेरिका का उत्पादन ज़रूर बढ़ेगा। वो जो आपने सुना है ड्रिल बेबी ड्रिल वगैरह, तो और
रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस है वो भी शायद ज़रा ढीला हो सकता है, तो रशिया से भी माल ज़्यादा निकलेगा। और ख़ास करके ओपेक जो संगठन है उनको मार्केट शेयर उनका कम होते जाएगा, तो उनका भी उत्पादन बढ़ जाएगा। तो इस साल 2025 में ज़रूर क्रूड ज़रूर कम हो जाएगा, बेरिश है। अभी भी आपने देखा है $80 से कम हो चुका है। मेरा ईयर एंड प्राइस फॉर ब्रेंट क्रूड आई विल नॉट बी सरप्राइज $65 to $68 इस लेवल में ईयर एंड प्राइस में देख रहा हूँ। ओके, अगले दर्शक है अमित है नासिक से, क्रूड और नेचुरल गैस पर अखिलेश जी आपकी राय चाह रहे हैं। और हर्ष है जयपुर से, ये भी नेचुरल गैस पर ही पूछ रहे हैं। बता दीजिए क्रूड और नेचुरल गैस पर अपनी कॉल सर। देखिए, जैसे चंद्रशेखर सर ने कहा और यहाँ से एक न्यूज भी निकल के आया है कि नाइजीरिया यहाँ पे कुछ चिपन कर सकता है क्रूड्स के अंदर, सप्लाई के अंदर। तो मुझे लगता है कि यस, यहाँ पर प्रेशर बिल्डअप रहेगा। टेक्निकल्स पे भी लग रहा है कि पोजिशनली 6735 डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो जब तक प्राइसेस के नीचे है यहाँ पर एक डीप करेक्शंस की एक्सपेक्टेशन है। पोजिशनली अगर बात करें तो भाव 6235 और वहां से फर्दर करेक्ट होते हैं तो 5750 तक भी आ सकते हैं। तो इतना डीप करेक्शन पॉसिबल है। इट्स अ पोजिशनल आउटलुक। हालांकि यहाँ पर इंट्राडे में थोड़ा बहुत तेजी मंदी आ सकती है, बट उछाले में यहाँ पे सेल करके ही कारोबार करना चाहिए। वहीं नेचुरल गैस का मार्केट है, अभी रेंज बाउंड लग रहा है, बट स्टिल मुझे लगता है कि इस पे भी बिकवाली करके काम करना चाहिए। 342 के आसपास अगर भाव मिलते हैं तो वहाँ पे 348 का स्टॉप लॉस लगाइए। एंड 321-22 तक मुझे लगता है कि एक दो सत्र में नेचुरल गैस आनी चाहिए। मनोज जी, चांदी 88,500 तक आएगी क्या? अनिल का सवाल है। आएगी, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वॉलेटिलिटी काफी है मार्केट में। लेकिन मेरा मानना है कि अभी जो रेंज है चांदी की वो 90,000 से 93,500-600 की है। तो यहाँ पे अभी एक दायरे में ट्रेड रहेगा। और यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी। 1 फरवरी को यूनियन बजट भी आना है। दूसरा, यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है अपनी पॉलिसीज जो है वो साइन करेंगे। तो वहां पे क्या निकल के आता है, अगर डॉलर की मजबूती बरकरार रहती है तो एक बार कीमतें 90,000 के नीचे आ सकती है। लेकिन लंबी अवधि में ट्रेंड चांदी का पॉजिटिव रहेगा। तो अगर डीप आएगा तो वो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए। ओके, शुक्रिया मनोज जी आपका, अखिलेश जी आपका, चंद्रशेखर सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने वक्त निकाला, दर्शकों को गाइड किया। कमोडिटी फटाफट को यहीं समेटेंगे। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।